प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत से फारिग होने की वजह बता दी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात का फवाद चौधरी ने खुल्लम खुल्ला इतराफ़ कर लिया। पीटीआई हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से क्या इख्तलाफात थे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पहली वफाकी काबीना इजलास। हुकूमत ने यूरिया स्मगलिंग मामले पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। गंदम एक्सपोर्ट की भी तहकीकात का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया। DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी ओहदे से फारिग। DGIB भी नया तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने हलफ मोहसिन दावर की काबीना में शमूलियत से मशरूत करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। ये पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए थी कि कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाएं। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफों की सेल लगा रखी है। अदालत के अहम रिमार्क्स और क्या रिमार्क्स है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज बड़ी एक ओपन डिस्कशन की और वो जो एक मुअम्मा बनी हुई थी पिछले काफ़ी दिनों से, ये बात की ये क्या हुआ, कैसे हुआ, काफ़ी सवालों के जवाब तो मिले भी हैं और काफ़ी नए सवाल खड़े हुए हैं। नहीं, अभी तो ये आज की डेवलपमेंट ये है कि फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे आके पब्लिकली इसका एडमिशन किया है, वरना ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी। और मुझे और क्लासर साहब को आप इसको एजाज़ कह लें या मौका कह लें, ये डायरेक्टली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से और फवाद चौधरी से उनके हुकूमत से जाने से 2 दिन पहले एक मुलाकात के अंदर इत्तफाक़न डायरेक्टली देखने का मौका मिला था। आज हुआ ये कि मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जाने की वजह हमारे और उनके इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात हैं, अगर वो इख्तलाफात ना होते तो हमारे हुकूमत ने नहीं जाना था, आज भी नहीं जाना था। आप इजाज़त दें तो शॉर्ट हमारे पास मौजूद है, अगर वो चला दें तो ज़्यादा रिलेवेंस होता है। खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुआ? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। खराब ना होता तो हुकूमत में होता। जी, ये पहले उन्होंने मंसूर अली खान के बाद में हुआ। तो अभी 8 बजे मैं इत्तफाकन मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बैठा हुआ था, तो फवाद चौधरी साहब को इसके फॉलोअप के तौर पे दोबारा लिया गया। अगर प्रोड्यूसर साहब को वो क्लिप भी मिले तो दिखा सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपने कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कहा है, ऐसे ही है। तो मज़ीद उन्होंने 2-3 बातें और साथ में ऐड कर दी। अभी ये मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हमने बड़ी कोशिश की इस मामले में। एक बात तो उन्होंने मज़ीद कही, किसी जज साहब का, रिटायर्ड जज साहब का हवाला देते हुए कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा नुकसान तो ना PTI का हुआ ना PDM का हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है। और ये जो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जाने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की रेटिंग और पॉपुलैरिटी भी नीचे चली गई है और ये सारी कंट्रोवर्सी का मलबा उन पे पड़ गया है। मज़ीद उन्होंने एक और जो बात की, उन्होंने कहा जी ये हमारे साथ जो डील बातचीत चल रही थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में अरशद शरीफ के पहले कहा था कि 3 ऑप्शंस मुझे दी गई थी कि आप या रिज़ाइन कर दें या नो कॉन्फिडेंस फेस करें या इलेक्शन करें। तो उसका हिंट देते हुए उन्होंने कहा जी ये भी बात हुई थी कि 6 हफ्ते के बाद इलेक्शंस होंगे। तो ये अब डील हुई नहीं हुई। तो मुझे और क्लास साहब को जब प्राइम मिनिस्टर से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जब मौका मिला था उनकी हुकूमत से जाने से सिर्फ 2 दिन पहले, तो हमने उनसे ये पूछा था कि जनाब ये जो खबरें आ रही हैं तो ये किस नौइयत का, किस लेवल का, किसकी कहाँ से मुलाकात हुई, इसका बैकग्राउंड पूछा था उनसे, इमरान खान से। तो उन्होंने इशारा किया था फवाद चौधरी साहब की तरफ। क्लास साहब मुझे कलेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत कहूँ, कि उन्होंने कहा जी ये इनके थ्रू हुआ था। सो वहाँ से ये कांटेक्ट था, कोई इनका कांटेक्ट था और इनके थ्रू मतलब मोर और लेस इशारा कर रहे थे कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रहे थे, बीच में इंटरलोक्यूटर या इंटरमीडियरी वसीला ये थे। तो वसीला ये थे।
तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त वैसे थोड़ा सा टालने की कोशिश की थी, मगर अब ये पता चल रहा है कि जो भी मुलाकातें हुई, कौन किसके पास गया, इधर के लोग उधर गए, उधर के इधर आए, तो बीच में फवाद चौधरी थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमने दरमियान में कुछ महीनों से ये मामला चल रहे थे और इस पर बड़ी कोशिश की गई ये मामला को ठीक कर सकें, ये ताल्लुकात ख़राब हुए दोबारा जुड़ सकें, मगर ये जुड़ नहीं सके। अब ये नहीं उन्होंने तफसील बताई कि ये नहीं, अगर जुड़े नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं जुड़े या इमरान साहब की ज़िद आड़े आ गई थी, ये तफसीलात नहीं है, मगर उन्होंने ये जो इशारा दिया है कि ये कंट्रोवर्सी जो है ना, इसका सारा मलबा इन पे पड़ गया है। अब इससे लार्जर क्वेश्चन उठ जाता है कि ये जो इस वक्त मैच पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, वो इस बात पे है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जितना वक्त गुजार सकें कम से कम इतना ज़रूर गुजारें कि जो बुनियादी तब्दीलियाँ करनी हैं कवानीन में, नवंबर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, और ये जो बयानिया चल रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के भी ख़िलाफ़, उन दोनों का एक किस्म का ब्रैकेट हो गए हैं ना कि अमेरिका की साजिश थी, इस वजह से इन सब ने मिलकर निकाला है और वो कुछ थोड़ा सा जोर भी पकड़ रहा है, जैसा कि जलसों में लोग आ रहे हैं तो वो इतना ज़रूर टाइम चाह रहे हैं कि इस बयानी को तब्दील कर सकें और उसके लिए इमरान खान का एक मिथ भी तोड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार का एक पैरागॉन ऑफ वर्चू थे, इसको भी वो तोड़ना चाहेंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ से कोशिश ये है कि ये प्रेशर डाला जाए कि जलसों के ज़रिए और जलसे के मवाद के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उनके जो हमले हैं जुडिशरी पे, अदारों पे, चीफ इलेक्शन कमीशन पे और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पे भी वो बढ़ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि लाहौर की जलसे में वो कहाँ तक, किस लेवल तक जाते हैं, पर ये खबर नहीं रह गई है कि जलसे ये बड़े होंगे या छोटे। वो जिस तरह पहले नवाज शरीफ और मरियम बीबी की तकरीरों में ये लोग इंतजार कर रहे होते कि आज ये क्या कहेंगे, तो यहाँ भी वही बात आ गई है। और फवाद चौधरी के जुमले के बाद कि आज जो उन्होंने ये इंकशाफात किया, फवाद चौधरी याद रहे कि वो हमेशा ऑन द राइट साइड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। वो इससे पहले देखा ये जाता था कि पीटीआई के अंदर जो है वो उनके बीच में खुद भी उन्होंने इकरार भी किया कि बीच में वसीला भी वो होते थे बातचीत का, तो उनकी तरफ से वो बड़ी खुलेआम उन्होंने इस तरीके से कह दिया नहीं हमारे खिलाफत हैं। और दूसरा ये किस्म का बड़े सख्त अल्फाज है ये कह देना कि जनाब ये सारे मलबा जो है ना और कंट्रोवर्सी का जो हुई है, जो हालात है मुल्क का, वो इस्टेब्लिशमेंट पे पड़ गया है। और साथ में ये ऑलमोस्ट धमकी समझ लें कि ये कहना पब्लिक करना कि हमारे से वादा ये किया गया था कि 6 हफ्ते के अंदर इलेक्शन होंगे। अब ये या तो डीजी ISPR शायद इसकी कोई वजाहत करें कि आया ऐसा वादा किया गया था, नहीं किया गया था। अगर नहीं किया गया था तो फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं, और अगर किया गया था तो अब की सूरत हाल में उस वादे की कोई हैसियत है, कानूनी हैसियत है। जिस तरह के पहले ये बताया गया था हमें कि जो तीसरी ऑप्शन के लिए जब चीफ साहब ने ये सोशल मीडिया में छपा है कि लाहौर के अंदर जो उनसे सवालात हुए वेटरन्स की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी मैं गया था, इनके कहने पे इन्होंने ये कहा था कि जी उनसे पूछ रहे हैं इलेक्शन का, तो PDM वाले नहीं माने थे। तो अब ये बदलती हुई सूरत हाल में क्या सड़क डिसाइड करेगी, क्या ये पार्टीज आपस में ये फैसला करेंगी कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट रोल अदा करेगी। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद रोज इसके नए एक पन्ने खुल रहे हैं, तो आज ये नया खुल रहा है, तो देखेंगे इसके बाद क्या होता है। अच्छा क्लास साहब, ये कैलकुलेटेड मूव थी फवाद चौधरी की इस तरह की बात करना एट दिस टाइम, कल जलसा है और फिर उसके बाद एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है एंड देन द मैसेजिंग जो की जा रही है, तो ये एक कैलकुलेटेड मूव थी या एक इंटरव्यू था, उन्होंने बस बात कर दी और अब बातें इसी तरह खुल खुल के सामने आती रहेंगी? 2-4 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि मैं पहले भी हम कहते रहे कि खान साहब के एडवाइज़र जो है ना अच्छे खासे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे थे, मज़े कर रहे थे, खुद भी कह रहे थे मैं यहाँ बैठा आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ मज़े से बैठा हूँ, आप भी मज़े करें, मैं भी बैठा हूँ, 1.5 साल बाद देखेंगे इलेक्शन कर लेंगे। बड़ी मेहनत की गई है, वो खान साहब ने खुद भी बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, और फिर उनके एडवाइज़र ने उनसे बड़ी मेहनत करवाई है कि सड़क पे आ जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ें सड़क पे आ जाए, और वो सड़क पर ले गए हैं और इसी तरह के मशरों से लेकर गए हैं। जो आज फवाद चौधरी का एतराफ़ है, तो ये एतराफ़ ही है ना कि लड़ाई ना होती तो कि हम बैठे हुए होते थे। वो तो बेनज़ीर भुट्टो की भी ना होती, उसका असलम बेग के साथ 1990 में वो भी बैठी थी।
नवाज शरीफ साहब की गुलाम इसाक खां के साथ ना होती, उसमें 1993 में वो भी बैठे थे। बेनज़ीर भुट्टो की अगर उनके इसाक खां सारी उनके फ़रूक लगारी के साथ आगे 96 में ना होती तो वो भी बैठी थी। नवाज शरीफ साहब की उस 12 अक्टूबर को ना होती तो वो भी कहीं नहीं जा रहे थे आपको, बल्कि जनाब मुशर्रफ ने कहा था, धक्का दिया गया नहीं, उन्होंने कहा था जनाब मुशर्रफ ने कि अगर मुझे सैक ना करते तो आज वजीर आज़म होते, बैठे होते वहाँ पे। तो सेम या नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ कि अगर उनका रहील साहब के साथ कंपनी के साथ मसले ना होते, बल्कि आपको याद हो कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने उन्होंने आके उन्होंने कामरान शहद के प्रोग्राम में कहा था कि अगर मियाँ साहब जो हैं वो फौज के साथ ना आज इशू करते तो आज भी वजीर आज़म होते। तो ये कौन सी नई खबर है? आप एक उसमें से पॉलिटिकल फैमिली में से हैं। इमरान खान साहब को तारीफ का पता होगा, वो बल्कि उनके तो सब चीज़ों का पता है, वो तो कहते हैं मुझे सब शय का पता है। आपको कम से कम पता होना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि अगर आपने इस तरह के हालात पैदा किए, ये पाकिस्तान को, ब्रिटेन को, यूरोप को, अमेरिका नहीं है जिसकी आप आके हमें हवाले देते रहते हैं, या तो फिर उसी तरह एक्ट करें ना, उन्हीं के हुक्मरानों की तरह हाई मार्क ग्राउंड पर खड़े हो तो भी डटे रहें। आपने काम भी वही करने हैं जो पाकिस्तानी सियासतदान करते हैं, लेकिन आपने फिर उसके बाद कहना है जी हमारी एक स्टैंडिंग है, हम उस पर खड़े रहेंगे। सो ये पूछने वाली बात है कि फ़ौज के साथ लड़ाया किसने? वो जो कह रहे थे कि फ़ौज के साथ हमारा आगे इश्यूज है, किसने लड़ाया है? ये आपको मीडिया ने तो नहीं लड़ा, मीडिया को तो उसी के जरिए खान साहब जो हैं इसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए तो मीडिया को हैंडल कर रहे थे, इसी के जरिए वो पार्लियामेंट हैंडल कर रहे थे, अपोजिशन हैंडल कर रहे थे, या इवन अदालतें बाज उनके आके लोग कहते हैं नैब की बात हो, नैब को भी वही हैंडल कर रहे थे। आप तो वो हैंड इन ग्लव्स थे, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग वो भी बताने को तैयार नहीं है। बताए ना कौन सी ऐसी बात होगी पिछले आपके चलते चलाते तल्लुकात ठीक थे। इसका मतलब यह है कि दो तीन एक उसमें चीज़ें हैं। खान साहब तो खुद कह चुके हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में कि मेरे खिलाफ जो इसमें तरीक़े एतमाद की बुनियाद अक्टूबर में रखी गई। अक्टूबर क्यों वो कह रहे हैं कि 6 अक्टूबर को आर्मी चीफ ने DGISI के अनाउंस किया था, तो फिर खुलकर बात करें ना, फिर क्यों डरते क्यों हैं? फिर वैसे तो किसी से नहीं डरते आप माशाल्लाह। नहीं तो बताएं, वेटरन्स की मीटिंग के अंदर जो सोशल मीडिया पे छपी और बाद में वो साफ कर दी गई, वो डिलीट कर दी गई, उनमें ये चीज़ कही गई थी उनको कोट करते हुए कि वहाँ से इख्तलाफात खराब हुए। जैसे दूसरा शॉट भी हमारे पास मौजूद है जिसका आमिर साहब हवाला दे रहे थे। मेरा ख्याल ये बात सुनने पहले सॉरी मैंने काट दी। खैर, तो उसमें अहम चीज़ ये थी आपने एक स्टैंड लिया। आपने उस वक्त, हमने तो नहीं कहा ना आपको, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब बैठ के इस मसले को हल कर ले, सेम पेज। तो आपने सेम पेज को खराब किसने एडवाइस किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया ना कि उनकी 3-4 महीने में सारी की सारी गेम ही उलट गई। आपने आके उनको बड़े इज्जत एहतराम से शहबाज शरीफ साहब को उनकी कुर्सी पे बिठा दिया है। अब जो अगला इनका एक इनकी एडवाइसेस थी, ये किसने एडवाइसेस की थी कि पार्लियामेंट तोड़ दें, वोट ना होने दें? आप उसमें गए ना, एक पावर के जोर पर गए हैं ना, आपने बिल्डोज करने की कोशिश की है ना। मान लिया फैसला आपके खिलाफ था, मान लिया वहाँ पे एक गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, लेकिन ये तो आमिर भाई भी मानते हैं कि अगर उन्होंने अलाइज को मिला के हुकूमत बनाई है तो ये तो वेरी डेमोक्रेटिक थी, हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं, हम और बहुत सारे नुकते उठाते हैं, हम उठाते रहते। सबसे ज़्यादा तनकीद तो मौजूदा जो हुकूमत के मेरा ख्याल अलाइज हैं हुकूमत, हम लोगों ने की होगी ना, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली वहाँ पे खड़े हुए थे। जैसे इमरान खान साहब ने मिला लिया था MQM को, उन्होंने GTA को और साथ में बाप को और इसको क्यों ली, वैसे उन्होंने मिला दिया। आपने भी उनको इंसेंटिव दिए, कुछ ना कुछ आपने खिलाया पिलाया, कुछ आपने उनको ऑफर्स की, इन्होंने आगे ज्यादा ऑफर्स की, और यही औकात है हमारे सियासतदानों की। सो आपको वो मशवरे दिए गए कि आप वहाँ भी लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े हैं, अदालतों से लड़े, मीडिया से लड़े, फौज से लड़े, अपनी पार्लियामेंट से लड़े, अकेले। और इस बात पे खुश हैं खान साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वन अगेंस्ट द रेस्ट। भी अमेरिका भी मेरे खिलाफ है, यूरोप भी मेरे खिलाफ है, ब्रिटेन भी मेरे खिलाफ है, फौज मेरे खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है, अदालतें खिलाफ है, पार्लियामेंट, कोई बचते नहीं किया। ये मुशीर फिर आपको बच के सड़क पे ले। अब अगला स्टेप ये क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ आ रही है, फिर ये कौम नाराज हो जाएगी। ये हमारे जो यंग एक फैन क्लब है, इमरान खान साहब को ये उसी ही लाइन पर लेकर जा रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब की थ्रेट बड़ी क्लियर है, जिस पे ये गए थे, अल्ताफ हुसैन साहब गए थे, MQM गए थे, ये उसी की बिल्कुल आप देखते जाए। वो इनको कुछ नहीं कहेंगे, करने दें तकरीरें। अल्ताफ हुसैन बल्कि इससे ज्यादा डेंजरस स्पीचेस की थी, बड़े जलसे थे उनके। वो तो ये कहते हैं ना आधे घंटे पे, इन्होंने कहा था कि हम आधे घंटे पे आजकल आके कराची शहर बंद करवा देंगे, वो तो मेरा ख्याल आधे मिनट में बंद करवा लेते थे। अल्ताफ हुसैन साहब को साथ भी यही कुछ किया गया था कि इनको कुछ ना कहे, करने दें तकरीर। वो करते गए, 1 दिन 2 दिन, उन्होंने कहा यार मुझे कोई रोक ही नहीं रहा। वो मजीद अपना गोल पोस्ट बढ़ाते गए, उनकी गुफ्तगू में तलखी, उनकी बातों में तलखी, वो फिर गाली गलोच पे आ गए थे आखिरी दिनों में। अल्टीमेटली क्या हुआ, और मैं उसकी बांग्लादेश की मिसाल आपको दे चुका हूँ। वहाँ पे जमात इस्लामी के साथ क्या हुआ, उन्होंने बैन कर दिया था वहाँ पे। आप उसको मिस्र वाली देखें, अखवान मुस्लिमीन को देखें, वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्रश करके रख दी। आप एक पॉलिटिकल फोर्स है, मिडिल क्लास की जमात है, पढ़े लिखे लोग, बच्चे आपके साथ खड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा पॉलिटिकली तौर पर चीज़ों को ठीक लेके चले। वापस आ गए तो आप उसमें वापस जाने की कोशिश करें। ये जो आज का ना हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, दीवार के साथ अपने आप को ना लगवाएं।
अभी भी टाइम है आपके पास। हम तो कहते थे पार्लियामेंट में बैठे हैं, रोला डालें, इनके लिए मुश्किल बनाए चीजें, इनकी चीजें पॉइंट आउट करें, इनको पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस करें, क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दें। आप इतने समझदार हैं, वजीर आजम हाउस से भी निकल गए लड़ भीड़ के सबसे, आप पार्लियामेंट से भी निकल गए लड़ भीड़ के, आखिरी ऑप्शन इनके पास क्या रह गया है? और जिसकी तरफ ये लेकर जाएंगे मुशीर सारे कि सड़कों पे हंगामे करें, गाड़ियों को आग लगाएं, रोड्स ब्लॉक करें, वायलेंस करें, तशद्दुद करें, और फिर आपके खिलाफ वो फिर आगे एक्टिवेट करें, यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस करें, और खुदा ना खासा पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ऑलरेडी उसमें शैटर्स में है, आप मजीद इसमें हंगामे करें। सो ये खान साहब को अगर आप बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं ना, तो बंदा अपने एडवाइजर की वजह से उसमें जाता है। लास्ट में अकबर बादशाह था, अनपढ़ था, 12 साल का बच्चा था, अनपढ़, उसने एक ही समझदारी की थी, 50-60 साल हुकूमत की थी उसने, मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन उसने किया, उसने नौरतन रख लिए थे समझदार बंदे कि यार मुझे एडवाइस करो। वो समझदार बंदे 60 साल उसकी हुकूमत चलवा गए थे, और खान साहब के समझदार है 3.5 साल भी उनको नहीं चलवा सके। बाकी करनी वही, मैं लास्ट वाली बात कह देता हूँ, करनी तुझे अपनी मर्जी है, हमने को बाद हजूर को समझाया जाए। अब वक्फे के बाद इख्तिलाफी नोट एक डरते डरते पेश करना जी, इख्तिलाफी नोट आमिर साहब का, और तोशाखाना के हवाले से भी बात करेंगे, अदालत के इस बारे में अहम रिमार्क्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले आप हवाला दे रहे थे एक शॉट का, आप आज प्रोग्राम में थे मोहम्मद मालिक साहब के, और उसमें फवाद चौधरी साहब का एक कंटिन्यूएशन जो उन्होंने पहले बात की है उसमें कुछ रिवील की हैं चीज़ें, या जो उनका टेक है वो सुनवाते हैं, उसके बाद आपका इख्तिलाफी नोट। एक बैठा था एक सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर, तो क्योंकि उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा देखें बात यह है, ये जो भी हालात है ना, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई जो थी उसके बड़े मिसाइल चल रहे थे इकोनॉमी, आप लोग 2018 से भी ऊपर चले गए, पीडीएम को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, वो भी हुकूमत में आ गए हैं, उन्होंने बड़ा खर्चा किया हुआ था, वो पूरा कर लेंगे इस। असल जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का हुआ, जिनकी जो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, रेटिंग्स है, कंट्रोवर्सी है, वो सारी उनके पे चली गई है। जी आमिर साहब। जी, ये क्लास साहब ने बड़ी एक डरा देने वाली बात की है, और ये वाकई पीटीआई के लिए बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि ये ज़ाहिर है गुस्से में हैं, और वो कह रहे हैं जी हमें इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, मोरल वाली बात ही आ गई ना, मुझे क्यों निकाला वाली बात। तो उसमें अब ये उस गुस्से के अंदर ये किस नहज तक जाते हैं, क्या ये एमक्यूएम तक जाते हैं, उस लेवल तक जाते हैं, एमक्यूएम नहीं बल्कि अल्ताफ हुसैन तक, तो उम्मीद की जाती है कि नहीं वहाँ जाएंगे, मगर बहरहाल उन्होंने प्रेशर डालना है, इलेक्शन करवाना है और जल्दी करवाना है, और सड़कों पे भी रखना है। अब ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट बड़ा मुश्किल काम होता है, इसके लिए बड़ी कारीगरी चाहिए कि आप एक प्रेशर भी रखें और वो रेड लाइंस भी ना क्रॉस करें। मगर मैं समझता हूँ चैलेंज ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की नहीं है, ये चैलेंजेस बाकियों के लिए भी है, ये चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है कि जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की यही होते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, फिर दूसरी की, तो फिर तीसरी भी कई दफ़ा करनी पड़ती है कि आप जब तक आप अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी के जो दावे हैं वो न्यूट्रलिटी नहीं नज़र आ रही, और ये विद इन द इस्टेब्लिशमेंट भी प्रेशर नज़र आ रहा है। ये जो भी जितनी भी रिपोर्ट हुई है वेटरन्स की तकरीरें, उसमें इसका बरमला इजहार किया गया है। आई एम श्योर वो भी प्रेशर महसूस कर रहे होंगे कि इसका कोई ना कोई वे आउट निकला जाए, कि ये इस तरीके से मादर पिदर आज़ाद ना हो कि हर आदमी सड़क के ऊपर, जिस तरह के रोज़ सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, तो ये बातें सड़कों पे भी होनी शुरू हो जाएं। टीवी पे अब जब ये लेवल आ गया, फवाद चौधरी जैसे लोग जो कि उनके लोग माने जाते थे, जो कि वसीला होते थे, इंटरलोक्यूटर होते थे, तो वो कहना शुरू हो जाएं कि जनाब ये सबसे बड़ा नुकसान तो एस्टेब्लिशमेंट का हुआ है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को भी ये देखना है, और मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को भी, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में है पीडीएम जो है, उनको भी ये देखना है, उनके अंदर हर पार्टी को ये देखना है। अख्तर महंगल साहब जिस तरह अपनी पार्टी के देख रहे हैं कि ना मैंने अगर इलेक्शन होना है तो कि ये 2-4 महीने 10 महीने की वजारत लेके तो वोट कैसे लेना है, एमक्यूएम भी देख रही है। इस तरह ही आई एम श्योर जो है नून की और पीपल्स पार्टी भी देख रहे होंगे कि ये बयानियाँ बदलते बदलते
और अगर इकोनॉमिक हालात उनसे कंट्रोल ना आए, जिसका काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है, तो ये मलबा मज़ीद इन पे ना पड़ जाए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर ये अरकाज साहब का भी ये रहा हुआ है कि 1.25 साल और करते तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे जा चुके हुए थे PTI, और इनके लिए इससे निकलना बड़ा मुश्किल काम था। ये किस्म का उनको इन्होंने एक वे आउट दे दिया है। सो चैलेंज सबके लिए है, चैलेंज सिर्फ PTI के लिए नहीं है, चैलेंज एलाइज के लिए भी है और चैलेंज जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। ठीक है क्लास साहब, आपकी इजाज़त से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तोशा खाना और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े रिमार्क्स हैं, और उन रिमार्क्स ने फैसला है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका डिसीजन है, इंफॉर्मेशन उसकी तरफ से तो डिसीजन है। अब ये वो चीज़ें हैं कि हुक्मरान फिर कहते हैं कि अदालतें हमारे मामलात में दखल क्यों देती हैं। यहाँ पे एक लॉ था जिसके तहत कोई भी शहरी जाके एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन कमीशन है, कमिश्नर हुकूमत ने लगाया हुआ है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जाएँ और उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। तो यहाँ राना अबरार खालिद साहब हैं, वो गए थे, उन्होंने कहा जनाब मुझे दें, एक जर्नलिस्ट है वहाँ पे, उनके पीछे उन्होंने वो लगा दी, एजेंसियाँ लगा दी, हरास करना, धमकियाँ, थ्रेट शुरू हो गए। उन्होंने कहा मुझे दें, डिटेल दें। क्या डिटेल दें कि तोशा खाना में इमरान खान साहब और उनकी मिसेस को, बुशरा साहिबा को, इन 3-3.5 साल में क्या क्या तोहफे तहफ़ मिले हैं। उन्होंने कहा जनाब ये कौमी राज हैं, ये हम आपको नहीं बता सकते, बता दिए तो आसमान गिर पड़ेगा पाकिस्तान पे, और MBS जो है ना शहजादा, वो नाराज़ हो जाएगा। ये हमें उस वक्त तरजीह दी गई थी कि वो ममालिक नाराज़ हो जाते हैं कि अगर हम उनके तहफ़ की डिटेल बताएं। वो चले गए थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, वहाँ से आज उनका फैसला आ गया। हुकूमत ने रजिस्ट किया था कि हम इनको ओपन नहीं करेंगे। आज उन्होंने 2-4 बड़ी अहम चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा जनाब कि पहली फुर्सत में ये तो वो जिन्होंने मांगी थी ना आपसे इन्फॉर्मेशन, सारे का सारा उनको इन्फॉर्मेशन दें। तो अगर आप खुद दे देते, पब्लिक कर देते, एक होते ना हुकूमतें खुद अगर चीज़ें एक्सपोज कर दें ना, पहले से रिलीज कर दें, उनका इम्पैक्ट कम आता होता है, ये जहन में रखिएगा। इतनी बड़ी बैटल के बाद देंगे तो हर कोई शक करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप यहाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने छुपाने की कोशिश की, 6 महीने बाद वो चीज़ें सामने आ गई और बड़ा स्कैंडल आपके लिए बनकर सामने, आपसे वो उसका दिफा नहीं हो रहा। साथ में उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें की हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उन्होंने कहा अब ये चीज़ें जो ली हैं ना, वही वाले मैं इमरान खान साहब की ज़बान में कहूँगा, वो कहते होते किसी के बाप का माल तो नहीं है ये रियासत पाकिस्तान का माल है, वापस करें, आप दें, उनको वापस दें। ये जो आप वहाँ से चीज़ें लेकर गए हैं, आप इनको वापस करें। प्लस एक और बड़ी जो मिथ थी, वो मिथ टूटी है कि इमरान खान साहब ने 50% इन्होंने दिया था, जनाब 50% पे तहफ़ लिए हैं। जनाब पहले ये होता था 20 होता था, उन्होंने 50 करके लिए हैं। भाई 14 करोड़ के ये हैं आपके गिफ्ट्स हैं जो बेचे गए हैं। आपने तो यहाँ पे 3 करोड़ रुपये जमा करा, ये कहाँ से 50% बनता है? मुझे समझाए ना, मतलब ये तो सामने चीज़ें अब आ चुके हैं। 3 करोड़ 50 लाख पता नहीं कितने का उन्होंने बताया। इसका मतलब ये है कि आप 50% वाली जो हमें कहानी सुना रहे हैं वो गलत है। और दूसरी बात क्या जो आपका वज़ीर आज़म है उसको प्रॉफिट यहाँ पे आप बिजनेस करना चाहिए कि जनाब के यहाँ सस्ते दाम, आप यहाँ से गिफ्ट सस्ते दाम लें और महंगे दाम जाके दुबई में बेच दें, मिस्र के बाजार में बेच दें। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कानून ये कैसा कानून है जिसका 8-10 लोगों को फ़ायदा हो रहा है या 100 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को नहीं हो रहा। आपके लिए अखलाकी तौर पर सबसे बड़ी चीज़, बात चीज़ें कानूनी तौर पर ठीक भी अगर आपको लग रही है, जो कानून आपने खुद बनाए हैं, इलीट ने खुद बनाए हैं। अगली बात सुने जी, मज़े की चीज़, आज एक स्टोरी है, ये हमारे दोस्त हैं उस्मान मंजूर साहब, न्यूज़ में बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग रहे हैं। आज उन्होंने जो उनका पोस्टमार्टम किया ना इमरान खान साहब के, उन्होंने उनका तहफ़ का, इट्स शॉकिंग, अगर पढ़ने वाली चीज़ है जो आज उसने उस्मान मंजूर ने स्टोरी फाइल की है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी उम्र में इन 66 या वटेवर अपने ईयर्स में इतना नहीं कमाया, उन्होंने कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितने उन्होंने ये तोशा खाना से कमाए। विद फैक्ट्स एंड फिगर दिए पूरे उन्होंने अब तक इमरान खान साहब के पिछले कोई आप कह सकते हैं 20-30 सालों के उन्होंने निकाले हैं, इनके गोशवारे निकाले हैं, एक एक डिटेल लगा के उसका एनालिसिस करके उस्मान मंजूर ने यह साबित किया है, और जिसकी मेरा ख्याल है डिनाइल नहीं कर सकेंगे, कि इमरान खान साहब की टोटल मलियत जो है आज तक, आज के दिन तक, वो कहते हैं 14 करोड़ है। अच्छा, 14 करोड़ टोटल उनकी, मतलब 14 करोड़ 10 उसमें आ रहा है, अब आपका 10 लाख, 14 करोड़ 10 लाख। और जो इमरान खान साहब को तहफ़ की मद में पैसे इन्होंने कमाए हैं 14 करोड़ 20 लाख। एक ही उसमें सो इनका प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो उन्होंने पैसे तोशा खाने से कमाए हैं वो उनकी पूरी उम्र की इनकम से ज्यादा है। मैं बड़े आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उनका टोटल एसेट है वो 14 करोड़ 10 लाख के हैं, लेकिन जो तोशा खाने से उन्होंने पैसे कमाए हैं वो 14 करोड़ 20 लाख के हैं। और एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो कह रहे हैं कि खान साहब ने पहले 2 महीनों में तोशा खानों से जो कुछ कमा लिया था
अपनी 66 साल ज़िंदगी में नहीं कमाया, क्योंकि सऊदी अरेबिया गए थे अपने पहले उसमें दौरे में, उसमें वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो MBS साहब ने इनको वो आके तहफ़ इनको दिए थे और इनकी बेगम साहब को दिए थे। सो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना, जो रियासत मदीना बना रहे थे और बड़े सादा थे और रोज़ाना हमें सादगी के बताते भी थे चीज़ें कि सादगी कितनी बड़ी ज़रूरी है। पता ये चल रहा है जो एसेट सामने आए हैं कि खान साहब ने 66 सालों में वो पैसे नहीं कमाए थे जो उन्होंने आके वज़ीर आज़म बनने के तौर पर, हम कह देते हैं जी लीगली बना है, लीगली तौर पर उन्होंने तोहफे उन्होंने लिए। इवन वो ये कहते हैं कि ये जो इनका घर है जमान पार्क में, उसकी मलिया जो है ना वो सिर्फ 4 करोड़ 86 लाख रुपए है जो घर है उनका। इससे ज्यादा रकम उन्होंने सिर्फ एक तोशा खाना का उन्होंने तोहफा बेच के लिए, वो घड़ी जिसका कह रहे हैं 7 करोड़ की समथिंग की। सो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं सिर्फ इनकी नहीं बात की, इमरान खान साहब को उस वक्त चाहिए था, पिट मरे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो 4-5 साल के तहफ़ की डिटेल थी आप उनको डिस्क्लोज करें, ठीक है, आप उनको सामने लेकर आए। उसका अशरे शीर भी नहीं है वो उनके ऊपर गाड़ियों के थे, आसिफ जरदारी की गाड़ियों के, एक आधी गाड़ी का नून लीग के ऊपर भी था कि ये साथ ही जो गाड़ी ले गई थी मरियम बीबी के ऊपर भी था। तो वो गाड़ियों की कीमतें भी इससे बहुत ज्यादा है, मगर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। सर इन्होंने नहीं की। अब इमरान खान साहब को चाहिए था, ये नवाज शरीफ साहब ने भी डिस्क्लोज करते कि इनके 4 सालों में उन्होंने भी सेनेट को तफसीलात देने से इनकार कर दिया था। उसमें बहुत बड़े घपले हैं, ये मुझे ये भी बताया गया, ये जो इस वक्त बड़े और इनके लिए ज़रूरी है, इनके लिए मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। उस दिन मैंने सवाल भी किया था इनसे, उसमें वज़ीर आज़म वाली उसमें अफ्तारी में आमिर साहब बैठे सारे सुन रहे थे। मैं कि तोशा खाने आप अपने भाई के वो जो तोशा खानी डिटेल्स हैं उनके नवाज शरीफ साहब के, वो क्यों डिस्क्लोज करते, इमरान खान साहब के करते। उन्होंने खैर अपना बता दिया जी मेरे पास घड़ी आई थी मैं जमा करवा दी, और फिर इमरान खान साहब को ये डिस्क्लोज किया 14-15 करोड़ के इन्होंने भेज दिए। और भाई वो 4 साल का डाटा जो है नवाज शरीफ साहब वाला जो उन्होंने तोहफे लिए, दुनिया के उन्होंने 100 से ज्यादा मुल्कों के दौरे किए, वो तो सामने आने चाहिए। वो सीक्रेट हो गए, नेशनल सीक्रेट हो गए, ठीक है। अब इसके लिए मैं राना अबरार साहब से कहूंगा कि जो गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ डिटेल लेने उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर से और बाद में कोर्ट में गए थे, तो राना साहब अब वो भी राजपूत है माशाल्लाह, एक लड़ाई और लड़े, फिर दोबारा जाएं और फाइल करें और उसमें कोर्ट में इसी तरह की डिटेल उन नवाज शरीफ साहब ने लेकर एक अदालत की तरफ से भी रिमार्क्स आए हैं कि ये सारे गवर्नमेंट के 20 साल के रिकॉर्ड सारे ओपन किए जाएं, तो तब ये ज्यादा बेहतर फैसला हो पाएगा। जी, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके अलावा भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पहली वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, तोशा खाना के हवाले से क्या आपके कमेंट्स होंगे? जी, तोशा खाना ज़ाहिर है कि ये हम तो तोशा खाना क्लासा साहब तो पिछले 10-12-15 साल हो गए हैं जब से ये मुशर्रफ के दौर से शुरू हुए, शौकत अजीज़ से लेके आज तक जो है सबसे ज़्यादा तफसीलात इन्होंने ही दी हुई हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा गैर अखलाकी, गैर कानूनी और एक बड़ी एक वैसे ही घटिया सा काम लगता है ना कि आपको मेराज पे ताकत की जाते हैं और जब चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो वो उस वक्त में जाके आप जब इस तरह छोटी सोच के साथ अरबों खरबों रुपए की मुल्क के लिए आप फैसले कर रहे हैं और 2-2 आने 4-4 आने और अब तो लाखों करोड़ों का वो करते हैं, तो ये एक बुरी चीज़ तो है। अब मुकाबला ये है कि उनके बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि आज़ादारी और नून लीग के लीडरान ये तोशा खाना से पहले की स्टोरी ये होती थी। अब ये आई है PTI पे, अब ज़ाहिर है उनके गले में ये तौक पड़ गया है। जो मर्जी लाइक इट और नॉट, जो मेरा फेवरेट है वो पसंद करें ना करें, मगर अगेन जो है सोसाइटी इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है कि ये सवाल कि इसका आम आदमी पे, उनके वोटर पे या उनके जो मदाहीन हैं पड़ता है कि नहीं है, जब से देखे लगता है कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता। हालांकि जो बार था अखलाकियात का इमरान खान ने इतना ऊंचा कर दिया था कि उनके मतलब तो ये स्टोरी इनके मतलब था कि ये ऐसा नहीं कर सकते, मगर अब वो नफरत की जो दरमियान में लकीर है वो इतनी गहरी हो चुकी हुई है, पोलराइजेशन सोसाइटी में, सियासत में इतनी आ गई है कि पार्टियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं नहीं जी बस ये है, वो हर कोई हर किस्म की जो है ना उसके लिए ले आता है, जस्टिफिकेशंस ले आते हैं कि जी यूँ चुके चुनाचे वाक़े निकाल लेते हैं आर्गूमेंट्स जो है। अब मगर कसर दूसरे भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी ये नहीं है कि यही इनकी चीज़ें निकल रही हैं,
उनकी भी जो हैं जो एक कोलिशन की एक गैर फितरी कोलिशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी रोज़ नहीं आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आज उन्होंने दो बड़ी, काफ़ी सारी और भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पर दो बड़ी मज़ेदार हैं। रेड लाइंस जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ ये रेड लाइंस टच करने के लिए स्टैब्लिशमेंट के लिए इशू है। तारिक फातमी साहब को फॉर एग्जांपल लगा दिया गया। पहले तारिक फातमी साहब को इस इल्ज़ाम की वजह से निकाला गया कि जनाब ये एंटी स्टेट ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो डॉन लीक्स हुई थी कि उसके अंदर इनका एक बड़ा मकरूब किरदार है, यही कह के नून लीग ने खुद ही उनको फारिग कर दिया था। अब वो लाए गए हैं। पहली बात तो ये फॉरेन ऑफिस के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये बिलावल साहब चलाएंगे, हिना रब्बानी खैर चलाएंगी, ये तारिक फातमी साहब भी बैठ गए। और याद रहे पहले भी जब ये एडवाइजर थे इनकी और फॉरेन मिनिस्टर की प्रॉब्लम्स रहती थी, फॉरेन ऑफिस के अंदर था, तो अब तो 3-3 4-4 हो गए। दूसरा, सिराज दुरानी साहब को जो है ना सिंध का गवर्नर लगाया जा रहा है और वो कैदी हैं। ये एक नई मंजिल हमने तय की है कि गवर्नर हाउस, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े हमने पेरोल पे और बड़े बड़े लोग जेलों से लाए गए और वजीर बना दिए, मगर उनको वो कैदी हैं, उनके घर को सब जेल करार दे के उनको रखा हुआ। अब गवर्नर हाउस जो है वो सब जेल करार दी जाएगी और कैदी एक आदमी को, तो पहले ही ये इल्जाम था कि जनाब 24 लोग जो है आधी से ज्यादा 2/3 कैबिनेट जो है उसके ऊपर सिर्फ जमानतों पर है और उसमें क्रिमिनल केसेस भी हैं। ये फर्क है कि एक सियासी केसेस होते हैं, एक दीवानी केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस वाले हैं। और उसके बाद ये एक नहीं है, सिराज दुरानी साहब एक कैदी साहब जो है ना वो एक सब जेल करार देके गवर्नर। ठीक है, क्लासेस साहब का कमेंट में नहीं ले सकती, उनकी स्माइल बहुत मीनिंगफुल, टाइम खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।